Today we are going to start our new topic, that is preparation methods of carboxylic acid, because we study in previous lecture previous preparation method number 1, 2 and 3. ठीक है ना. And next we are going to start our next topic, that is preparation method of carboxylic acid from amides and nitriles. Okay, चलो तो लिखोगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ सॉरी फ्रॉम नेक्स्ट चैप्टर डाल लेना फ्रॉम नाइट्राइल और अमाइड. नाइट्राइल और अमाइड से कैसे आप एसिड्स बनाते हो. बेटा नाइट्राइल बेसिकली क्या होती है, साइनाइड को नाइट्राइल ही कहते हैं. ठीक है ना, इसको नाइट्राइल कहते हैं. ओके बेटा, ठीक. चलो कोई नाइट्राइल ले लो बेटा. सिंपल आप इसका क्या कर सकते हो, आप इसको ये जो है इसका केवल और केवल आप हाइड्रोलिसिस कर सकते हो एसिडिक मीडियम में. ठीक है ना, तो क्या हो जाएगी, ये नाइट्राइल जो है एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड है. कुछ ना कुछ इससे जरूर आता है बेटा. ठीक है ना, तो ये जो है आप क्या करोगे, याद कर लोगे, इसको रट डालोगे. ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. चलो स्टार्ट करते हैं. जैसे मैंने बोला कि नाइट्राइल, तो नाइट्राइल का फॉर्मूला होता है RCN. ठीक है ना, जहाँ पे R क्या है बेटा, एल्काइल ग्रुप है, और इसका सिंपली क्या करा दो, आप हाइड्रोलिसिस करा दो. ओके, H प्लस या OH यानी बेसिक और एसिडिक मीडियम में, यानी H2O भी ले सकते हो बेटा. ठीक है ना, तो ये बन जाती है किसमें, अमाइड में बन जाती है, कन्वर्ट हो जाती है. अभी बताएंगे किस तरीके से बन जाती है. और फिर इसका हाइड्रोलिसिस करा दोगे एसिडिक मीडियम में और थोड़ा सा हीट दे दोगे, तो ये जनरली किसमें टूट जाएगी बेटा, बता दो. ये टूट जाएगी RCOOH. ठीक है ना, प्लस अमोनिया गैस निकल जाएगी. इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो एसिड्स को फ्रॉम द साइनाइड. और ये देखो अमाइड आ गया ना बेटा, ये अमाइड है. अमाइड है कि नहीं है बताओ, CONH2 होता है ना अमाइड. तो अमाइड और NH3, पहले तो आप ये साइनाइड है मतलब नाइट्राइल है, नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करोगे तो बीच का जो स्टेप आएगा वो अमाइड आएगा. ठीक है ना, अब अमाइड का आप क्या करा रहे हो, हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, तो क्या बनना है बेटा, एसिड और अमोनिया गैस बनना है. तो इसे एग्जांपल के तौर पे हमने जैसे लिख दिया हो, जैसे CH3 CH2CN. ओके बेटा, और यहाँ पे आपने लिख दिया H प्लस या H2O लिख दो. सिंपली हाइड्रोलिसिस करा रहे हो ना, तो आप क्या लिख दोगे, CH3 CH2 CONH2. ये भी लिखा हुआ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं है. डबल बॉन्ड करके दोनों टाइप के लिख सकते हो. फिर आप क्या करोगे, फिर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा दोगे, तो ये क्या बन जाएगा बता दो, 3 कार्बन वाला एसिड बन जाएगा, CH3 CH2 COOH प्लस अमोनिया गैस निकल जाएगी. ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी है बेटा. तो जितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं 1 2 3, उतने नंबर वाली कार्बन ये एसिड बनती है और उतने नंबर वाली ही अमाइड बनती है. इससे इसको याद रखना. यानी नाइट्राइल का सिंपली एडिशन करा दो, क्या करा दोगे बेटा, हाइड्रोलिसिस करा दोगे. ठीक है, तो ये क्या बन जाती है, एसिड और अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है. ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं. इसकी मैकेनिज्म देखते हैं क्या है इसकी मैकेनिज्म में, जिस तरीके से ये एसिड में कन्वर्ट हो जाती है साइनाइड नाइट्राइल. ठीक है बेटा, देखो मैकेनिज्म में देखो बेटा क्या है. देखो बेटा स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होता है, स्टेप नंबर फर्स्ट में आपके पास जो नाइट्राइल आपने लिया है बेटा, जैसे आपने ये लिया नाइट्राइल. ठीक है, और ये नाइट्राइल बेसिकली कार्बन और नाइट्रोजन की भी ट्रिपल बॉन्ड है, और आपने H प्लस और OH माइनस लिया था वाटर का, यही तो वही तो H प्लस और OH माइनस होता है. अब ये वाला बॉन्ड जो आपको पता है कि बेटा
ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा। तो प्लस के पास तो ये अल्कोहल आ जाएगा बेटा, और इसके पास क्या आ जाएगा नाइट्रोजन के पास ये आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगी आर सी एच टू सी ओ एच डबल बॉन्ड एन एच, ये बना बरोड़ा, ये बन गया। सारे इंटरमीडिएट बनना याद रखना, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है। स्टेप नंबर सेकंड में देखो बेटा, स्टेप नंबर सेकंड में पुनः फिर से हाइड्रोलिसिस होगा इसका, CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड NH। ओके, अब यहाँ देखो बेटा रेजोनेंस है, ये किधर टूटेगा, ये इधर टूटेगा ना, ये किधर पहले से ही है, दो लोन पेयर है बेटा, रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा माइनस, ये क्या आएगा प्लस, और यहाँ पे H प्लस और OH माइनस तो था ही, क्या करा दोगे बेटा, ये अटैक कहाँ कर देगा, ये नाइट्रोजन पे अटैक कर देगा, और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे। तो RCOH ये NH2। ओके बेटा, ये आ गया। अब मैं तुमको बहुत बार बता चुका हूँ क्या कि एक कार्बन पे कभी दो अल्कोहल ग्रुप स्टेबल नहीं रहते हैं, बहुत बार बता चुका हूँ ना बेटा। तो एक कार्बन पे दो OH ग्रुप स्टेबल नहीं रहते हैं, तो देखो तो क्या होगा, वाटर का रिमूवल हो जाएगा, देखो वाटर का रिमूवल हो जाएगा बेटा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे -H2 लिखते हैं, ये क्या बन जाएगा RCONH2, ये अमाइड बन गया बेटा। अब देखो स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, RCONH2। ओके बेटा, अब देखो क्या होता है, फिर से हाइड्रोलिसिस होगा, लेकिन यहाँ हीट कर रहे हो, क्यों हीट कर रहे हो बेटा, क्योंकि हमको इस बार क्या बॉन्ड तोड़ना है, ये सिग्मा बॉन्ड तोड़ना है। सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना, ज्यादा स्टेबल होता है पाई बॉन्ड से, इसीलिए आप हीटिंग कर रहे हो। अब ये बॉन्ड किससे टूट रहे हो, इधर टूटेगा, ये माइनस आएगा बेटा, और ये क्या आएगा प्लस आएगा। तो आपको पता है यहाँ पे क्या अटैक करेगा H प्लस और OH माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, इसके पास तो H प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा RCOOH प्लस, इसके पास क्या H आ गया, तो NH3 अमोनिया गैस रिमूव हो गई। तो देखो ये मैकेनिज्म सिंपल सी थी बेटा, आपको समझ में आ गई अच्छे से। सारी मैकेनिज्म एक बार बेटा सब लोग पढ़ डालोगे, क्योंकि मैकेनिज्म के बेसिस पे ही आप क्या कर पाओगे, ऑर्गेनिक को समझ पाओगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसका कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा बेटा, वो करना है आपको। चलो होमवर्क तो दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। CH3 CH2 CH2 CN, H2O A बनेगा, फिर H3O प्लस ये B बनेगा, ठीक है ना बेटा। क्या होगा A और B फाइंड आउट करना है, A क्या है B क्या है। ओके, मैकेनिज्म के साथ ही बताना है आपको, इसकी मैकेनिज्म भी लिखनी है, ठीक है। ओके बेटा, चलो ठीक है, ये दो क्वेश्चन करना है आपको। अब नेक्स्ट लिखोगे फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव्स क्या क्या होते हैं बेटा, सिंपली क्या करना, हाइड्रोलिसिस करना है, और एसिड डेरिवेटिव क्या लिखोगे बेटा, फॉर
obtaining acid carboxylic acid, we simply hydrolyzed acid derivatives ठीक है ना, हाइड्रोलाइज्ड एसिड डेरिवेटिव क्या क्या होते हैं, आर सी ओ सी एल होता है बेटा, आर सी ओ आर एमाइड एस्टर होता है, एन एनहाइड्राइड होता है, और क्या होता है बेटा, अमाइड भी होता है बेटा। अमाइड को थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। सब में हाइड्रोलिसिस करा दोगे क्या बन जाएगा बताओ, ये तो तुमको बहुत बार बता भी चुका हूँ। सब में हीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी हीट तो सब में लगेगी। तो क्या हो सकता है बेटा, ये क्या बन जाएगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा ना, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा, तो H प्लस और OH माइनस का OH माइनस पार्ट कार्बन पे आ जाएगा यहाँ पे, और इसके पास H चला आएगा, RCOOH प्लस HCl। यहाँ बताओ, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा ना बेटा, H प्लस और OH माइनस, तो H प्लस तो कहाँ जाएगा, इसके पास आ जाएगा, एल्कोहल बन जाएगी, और इसके पास यानी कि RCOOH प्लस ROH एल्कोहल, और इधर बनेगा, इधर यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा, यहाँ बॉन्ड तोड़ोगे तो H प्लस और OH माइनस, H प्लस कहाँ जाएगी, इसके पास, और OH यहाँ, तो RCOOH प्लस ये RCOOH दो बनेंगे एस्टर, और यहाँ पे क्या आप लोग भी बताइए मैंने, अमोनिया गैस, ठीक है। तो इजीली एसिड डेरिवेटिव्स भी बना सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये थे प्रिपरेशन मेथड जिनसे हम लोग क्या करते हैं बेटा, एसिड को फॉर्म करते हैं, निर्माण करते हैं एसिड का, ठीक है। अब लिखोगे बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये हेडिंग डालो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो बेटा, यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिक नेचर के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है एसिडिक नेचर, ठीक है ना। ठीक है, तो एसिड्स क्या होते हैं पहले तो बताओ, एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस which according to Arrhenius those compound which are gives H plus ion in aqueous medium are called क्या बेटा, एसिड्स। तो एक्वस मीडियम में जो भी क्या होंगे बेटा, बोलो, H प्लस आयन देंगे वो क्या कहलाएंगे,
वो एसिड्स कहलाएंगे, ठीक है ना। तो जैसा कि यहाँ पे देखो RCOH है बेटा, इसको अगर आप हम क्या करेंगे वाटर में घोलेंगे तो ये घुल जाता है, RCO माइनस से ब्रेक हो जाएगा और HO+3, यानी कि ये वाला H जो है बेटा, ये वाला जो H है ये इसके पास आ जाता है वाटर के पास। तो चाहे हम ये लिखें चाहे ये लिखें, ठीक है बेटा, बोलो। अब एसिडिक नेचर के अकॉर्डिंग ये तो पता होगा कि क्योंकि ये क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड H+ देता है, इसीलिए इसके अंदर कैसा होता है बेटा, एसिडिक नेचर होता है, ठीक है। तो क्या लिखोगे आंसर में, रीजन में, कार्बोक्सिलिक एसिड gives H+ ion in aqueous medium, hence that carboxylic hence that carboxylic, ये लिखना बेटा, कार्बोक्सिलिक give H+ ion in aqueous medium, hence that carboxylic is an acid, ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स क्या होंगे, एसिडिक होंगे। अब इनके अंदर स्ट्रेंथ कैसे चेक करें, कैलकुलेशन ऑफ, लिखो बेटा, कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। स्ट्रेंथ कैसे चेक करोगे, तो स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हमको आयनिक इक्विलिब्रियम में जाना पड़े। आयनिक इक्विलिब्रियम में मतलब जितने ज्यादा H+ जो रिलीज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, वो उतना ही क्या होगा बेटा, एसिडिक होगा। तो देखो बेटा, जैसे हमने ये कोई जनरल तरीके से मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, ठीक है ना, इसको मैंने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो आयनिक इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, ये आयनाइज हो जाएगा किसमें, RCOO- में, क्योंकि एसिड है तो H+ दे देगा, और H+ में, ठीक है ना। और बेटा कहीं कहीं में ये भी लिखा होगा, इसका मतलब क्या होता है, H+ ही होता है, ठीक है ना। तो इसका अगर हम के इक्विलिब्रियम लिखें बेटा तो क्या लिखोगे, प्रोडक्ट अपॉन क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट ये है, तो कंसंट्रेशन ऑफ COO- और H+, ओके बेटा, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ COOH और ये H2O, ठीक है ना। तो जिसमें से आपको पता है बेटा H2O का कंसंट्रेशन कभी चेंज ही नहीं होता है, ठीक है ना। तो क्या करोगे, इसको कांस्टेंट मान लेंगे हम, क्योंकि इसका चेंज नहीं हो रहा तो कांस्टेंट होगा ही, यानी कि इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O गिव्स क्या, RCOOH, सॉरी माइनस है यहाँ पे, और H+, ओके, और यहाँ पे आ जाएगा RCOOH कंसंट्रेशन, समझ रहे हो, ठीक है, तो लिख लिया होगा। तो यहाँ पे देखो बेटा क्या मिला, ये जो आपने के इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर लिखा है इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ RCO- और ये H+, यहाँ पे RCOH, ठीक है। तो ये को हम किसको क्या माना था बेटा, इसको हमने मान लिया है Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, यानी कि ये जितना ज्यादा अधिक होगा, अभी रुको एक मिनट, RCOO- और H+ अपॉन RCOH, ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जितना, देखो ये क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए बेटा, कम होना चाहिए, तब ये बढ़ेगा,
और जितना ज्यादा H प्लस रिलीज होगा, क्योंकि Ka क्या है बेटा, Ka क्या है, Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस है कि नहीं है, यानी कि जितना ज्यादा H प्लस इंक्रीज होगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, उतना ही ये क्या होगा, इसका मान होगा। यानी कि क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा कि द वैल्यू ऑफ क्या होगा, Ka क्या होगा बेटा, अगर इंक्रीज करेगा, इंक्रीज होगा, अगर किसी भी सिस्टम का K इंक्रीज होगा, किसी भी कंपाउंड का, तो उसका H प्लस इंक्रीज होगा, तो उसका क्या होगा, एसिडिक नेचर भी क्या होगा बेटा, वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, बोलो। अगर किसी सिस्टम का Ka डिक्रीज करेगा, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस भी डिक्रीज हो रहा, तो वो क्या होगा, एसिडिक नेचर भी क्या होगा बेटा, वो भी डिक्रीज करेगा। लेकिन आपको क्वेश्चन में बेटा Ka नहीं देते हैं, Pka देते हैं, Pka, Pk देते हैं, Pk वैल्यू। और Pk वैल्यू कुछ नहीं होती, क्या होती है बेटा, Pk वैल्यू क्या होती है, Pk वैल्यू क्या होती है, Pk वैल्यू होती है माइनस एंटी लॉग ऑफ क्या बेटा, Ka, यही तो होती है। यानी कि जिस वैल्यू के लिए जिस K का मान क्या होगा, जितना बड़ा होगा Pk उतना ही क्या होगा, छोटा, क्योंकि माइनस साइन आ गया। तुम सोचो माइनस मतलब ये अगर बड़ा है, माइनस आगे आ गया तो उतना ही छोटा हो जाएगा वो। यानी कि अगर मैं तुमसे बात करूं फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pk वैल्यू, मतलब Pk वैल्यू मतलब फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। Ka क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ओके। तो Pk क्या होना चाहिए बेटा, Pk कम होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, ठीक है ना, बोलो बेटा। और फॉर वीक एसिड H प्लस कम होना चाहिए, Ka क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और Pk का मान ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज क्या करोगे आप लोग, याद रखोगे इनको, ठीक है बेटा, सब लोग याद रखोगे इसको, ओके। चलो अब देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक नेचर क्या होगा, ठीक है बेटा। देखो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें बेटा, यहाँ बताओ बेटा ये कैसा होगा, एक सिग्मा सिग्मा सिग्मा, यानी कि sp3 होगा, sp2 होगा, तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर आएगा बेटा, कैसा आएगा बेटा, प्लेनर, प्लेनर स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है, प्लेनर स्ट्रक्चर यानी ट्रायंगुलर प्लेनर होगा। अब तुम सोचो कि इसको एसिड बनने के लिए क्या होना पड़ेगा बेटा, बोलो, इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा इस वाले बॉन्ड को, और जितना जल्दी टूट जाएगा ये बॉन्ड उतना क्या होगा बेटा, ठीक है ना, उतना ज्यादा, यानी कि ये जो चीज है ये स्टेबल होनी चाहिए, मतलब ये कम से कम होनी चाहिए। जब निगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए बेटा, लेसर होना चाहिए, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज क्या होना, डिक्रीज होना चाहिए, तभी क्या होगा, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना, बोलो। यानी कि ये जो जहां पे ये चीज है, अभी देखो ये रेजोनेंस में है ना, डबल बॉन्ड निकल ऐसे टूट जाएगा, तो ये कैसा आ जाएगा बेटा, ये ऐसे, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड बन गया। अब देखो अब तो इजीली चला जाएगा ना ये, इसीलिए एसिडिक होता है, ठीक है ना, बोलो। तो क्या होगा बताओ बेटा, बोलो। तो क्या होगा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ड्यू टू रेजोनेंस H प्लस क्या कर देगा, इजीली क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। लेकिन यहाँ पे जो चीज है
यहाँ पे किस टाइप का ग्रुप लगा है, ये भी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो समझो मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ मतलब क्या, इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, निकाल रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज और कम हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज कम हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बेटा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि H+ उतना अट्रैक्ट नहीं करेगा। तुम सोचो बेटा, एक मिनट इधर देखो, ये मिटा के बता रहे हैं कि अगर यहाँ पे तुम सोचो ये कार्बन है, ये माइनस है, ये क्या है, H+ है, तो रेजोनेंस तो हो ही जाएगा। बट ये देखो कि अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा, तो डेंसिटी यहाँ पे है, तो ये क्या होगा, डेंसिटी धीरे धीरे उस तरफ कार्बन की तरफ शिफ्ट होगी, तो जो ये माइनस चार्ज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो H+ का रिमूवल क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, बोलो बेटा, इजी हो जाएगा। इजी होगा मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और फॉर किसके लिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EWEDG, तो क्या होगा, ये तो और ज्यादा बढ़ गया ना बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इसको खींच लेगा, तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। ठीक है ना, बात समझ रहे हो। तो कुछ एग्जांपल मैं तुमको दे रहा हूँ बेटा, वो करो, बताओ कि मुझे, ये तो आप लोगों को पढ़ा दिया, बताओ कहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, वहां पे देखना स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, लेकिन एक दो एग्जांपल कर लो। चलो, इन तीनों में सबसे अच्छा एसिडिक एसिड कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इधर देखो बेटा, अब इधर देखो, इस वाले का इसके पास प्लस आई इफेक्ट लग रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है, इधर 2 प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 बार डोनेट हो रही है। इधर क्या हो रहा है, एक बार आई प्लस आई लेकर, लेकिन यहाँ पे माइनस आई भी लेकर है। ठीक है ना, तो क्या होगा, इधर विड्रॉ हो रहा है, तो ये बताओ चार्ज सबसे ज्यादा क्रिएट कहाँ होगा, यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा ना बेटा सबसे ज्यादा। अगर हम इनको आयन के फॉर्म में लिखते हैं कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे क्या आ जाता है, CH3 CH2 CO माइनस प्लस H+। ठीक है, चलो, तो ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आ रही है बेटा, तो क्या होगा, ये तो बढ़ गई ना। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो CH3 CH3 HCO माइनस, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, तो मतलब और ज्यादा बढ़ गया है। तो और यहाँ पे देखो बेटा CH3 CHF, तो अब देखो ये तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये दे रहा है, ये खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम क्रिएट होगी यहाँ पे, तो इजीली क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा। यानी सबसे अच्छा एसिड कौन सा है बेटा, ये वाला, यानी कि थर्ड, फिर कौन सा, फर्स्ट, फिर सेकंड, ये ऑर्डर आएगा। ठीक है ना, सबसे अच्छा कौन सा, थर्ड वाला, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड। इस तरीके से एनसीईआरटी में जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको दे रखी हैं एसिडिक स्ट्रेंथ वाली, सारी आप लोग कर डालो, फिर आगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।